बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो पैथोलॉजी का टॉपिक है वो है आपका क्लोनिक पॉलिप्स। ये जो से टॉपिक्स हैं ख़ास इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मैं पैथोलॉजी के लिहाज से कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, लेकिन फिर भी खैर मुझे तो कभी याद नहीं हुए, बट जब आप रिवीजन करते हो तो आपको समटाइम याद हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ क्लोनिक पॉलिप्स। एक्चुअली क्लोनिक पॉलिप्स का मतलब ये होता है कि कोलोन के अंदर की जो लाइनिंग्स होती हैं, यानी कि म्यूकोज़ा जो सी होती है, उसकी जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। राइट, जो म्यूकोज़ा होता है उसकी एबनॉर्मल जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो कोलोन का जो ल्यूमन है, यानी कि म्यूकोज़ा से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी टिल द ल्यूमन। क्लियर? तो ल्यूमन जो अंदर की स्पेस होती है उसमें प्रोड्यूस कर जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये लेयर है और ये ल्यूमन है, क्या कहते हैं, म्यूकोज़ा है, तो यहाँ से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी और आपको ये ल्यूमन है तो इस तरफ जो है वो क्या कर जाएगी, प्रोड्यूस कर जाएगी, यानी कि अंदर ल्यूमन की तरफ निकल जाएगी। अब ये जितने भी क्लोनिक पॉलिप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, विच जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक, ये वाले, तो ये सारे बिनाइन होते हैं, ये ट्यूमर नहीं होते एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो सी ग्रोथ जो बिनाइन जो होते हैं वो तो कैंसरस नहीं होते, बट अगर अनट्रीटेड रहे फिर हो सकता है। अब इसके अंदर पहले पहले लिखा हुआ है जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक, यानी कि नॉन न्यूप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉलिप्स जो कि आगे जाके क्या हो, जो ट्यूमर ना हो, यानी कि इसके अंदर जो कैंसर का जो रिस्क ऑफ कैंसर है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। क्लियर? अब पहले पहले आता है हेमाटोमेटस पॉलिप्स। हेमाटोमेटस पॉलिप्स जो सा होता है बेसिकली ये आपकी ये सिंगल होता है और यूजुअली जो सा वो कैंसर का इसमें रिस्क होता है बहुत कम होता है। दो इसमें ऐसे पॉलिप्स हैं जो सिर्फ म्यूकोजल और सब म्यूकोजल हैं, ये तो ना होने के बराबर होते हैं, मतलब लेस देन 5 mm होते हैं। अब जो बाकी जो से होते हैं इनको अगर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें तो है जनरली। वैसे ना इन टॉपिक्स के अंदर ना ये जो पॉलिप्स वाले आ गए, कैंसर्स वाले हैं, तो कोलोरेक्टल कैंसर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हेमाटोमेटस जो सा पॉलिप्स है वो पहले पहले कहता है सोलिटरी लीजन डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन पॉलिप्स के अंदर ये तो सिंगल होते हैं और यूजुअली इसमें जो रिस्क जो कैंसर का रिस्क है वो ज़्यादा कम होता है। ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कॉलोनिक टिश्यू विद डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर, यानी कि इस पॉलिप्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो नॉर्मल ही रहता है, यानी कि जो इनका जो टिश्यू है इसमें कोई ऐसा ग्रोथ हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन जो अरेंजमेंट्स होती हैं, डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर का मतलब है इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। मतलब अगर अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज तरीके से है ना, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है तो ये बस डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एसोसिएटेड विद पुट जैगर्स सिंड्रोम और जुवेनाइल पॉलीपोसिस। अब इन दोनों कंडीशन के अंदर अगर बॉडी के अंदर मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर इससे आपको जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ होती हैं। अगर हेमाटोमेटस पॉलिप्स सिंगली नॉर्मली हो रहा है ना तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये कोई कैंसरस नहीं है। लेकिन अगर जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ जो पिट्स जगार सिंड्रोम है या जुवेनाइल पॉलीपोसिस है, अगर इनके साथ अगर देखा जाए तो फिर हो सकता है कि जो हेमाटोमेटस पॉलिप्स है उसके अंदर हो। अब जो पुट्स जैगर सिंड्रोम है जिसे हम PJS भी कहते हैं, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये आपका एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी STK11 जो सी है वो उस जीन की जो है वो म्यूटेशन हो रही होती है। कोई भी जीन जिसकी म्यूटेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस अपने फंक्शंस रोल प्ले करने के लिए, बट अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं मसले देखने को मिल जाते हैं। और यही जो जीन होता है ये लीड करता है कि आपको हेमाटोमेटस पॉलीपोसिस हो थ्रू आउट द GAT। ठीक है, और इसके अंदर एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं ये। ठीक है, मतलब 50% चांसेस होते हैं कि आपको फैमिली के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है ना, और इसमें बस वही GAT पॉलिप्स होते हैं, लेकिन 90% जो है लाइफ टाइम जो है रिस्क होता है कि मल्टीपल ऑर्गन्स तक वो जा सकते हैं। बाकी फिर इसकी डिटेल आ जाती है कि मल्टीपल जो ब्राउनिश मेकोल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं लिप्स के सराउंडिंग पे। आप ना इमेज देखेंगे ना जाके तो आपको ऐसे होंठ नजर आएंगे जो ब्लूइश होंगे और उसकी सराउंडिंग जो होंगी वो बहुत ज़्यादा ब्लूइश वगैरह होंगी। ठीक है, जुवेनाइल जो पॉलिप्स है उसके अंदर क्या होता है कि वो भी हेमाटोमेटस जो पॉलिप्स है उसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। ये भी इनहेरिटेड GAT डिजीज़ होता है। इसके अंदर भी वही मल्टीपल जो हेमाटोमेटस जो पॉलिप्स हैं वो होते हैं GAT के अंदर, स्पेशली स्टोमिक के अंदर। और इसमें समत 4 के नाम से आपने याद रखना है, SAMD4 के नाम से याद रखना है। जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन वगैरह हो रही होती है। ठीक है, बाकी पेशेंट जो होता है वो आपके पास कैसे आता है कि अर्ली लाइफ के अंदर जो है उसे रेक्टल ब्लीडिंग होती है, अनीमिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह हो रहा होता है। और जो पॉलिप्स हैं ऐसे गोल गोल कलर के ऐसे पॉलिप्स वगैरह होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स। हाइपर प्लास्टिक जो पॉलिप्स है उनका मतलब ये होता है कि मोस्ट कॉमनली वो कहता है मोस्ट कॉमन जनरली स्मॉल एंड प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन रेक्टो सिग्मोइड रीजन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन पॉलिप्स होते हैं ना ये होते हैं हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। प्रीडोमिनेटली लोकेटेड इन रिकमेंड क्योंकि ये मोस्टली रेक्टम और सिग्मोइड कॉलोन के अंदर ही मिलते हैं, उनकी लाइनिंग्स के अंदर मिलते हैं। ओकेजनली जो सा होता है वो कहता है इवॉल्व इनटू सीरेटेड पॉलिप्स और मोर एडवांस लीजन्स। एक्चुअली कुछ हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ ना सीरेटेड पाथवे एक्टिवेट करके उसको प्री कैंसरस लीजन में कन्वर्ट कर देते हैं।
यानी कि कैंसर होने से पहले की कंडीशन जो सी होती है ना, उनमें सीरेटेड पॉलिप्स एक ऐसे पॉलिप्स हैं जो मलिग्नेंट होते हैं। क्या होते हैं? मलिग्नेंट होते हैं। ये पॉलिप्स क्या होते हैं? मलिग्नेंट होते हैं। तो हाइपरप्लास्टिक एक तो मोस्ट कॉमन है, छोटे होते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर अगर अनट्रीटेड है या कोई मसला ज़्यादा हो तो इसके अंदर फिर वो सीरेटेड पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? प्री कैंसरस लीजन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी सूडोपोलिप्स ड्यू टू म्यूकोजल रीजन इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब ये जो से पोलिप्स होते हैं, ये ट्रू पोलिप्स होते हैं। अब ट्रू पोलिप्स क्या होते हैं? जो आपकी लाइनिंग्स को जो सा वो इन्वॉल्व करें, ठीक है। एंड इसके अंदर जो सा होता है वो कहता है इन आईबीडी के अंदर आपको पता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ इन्वॉल्व करती है, जिसमें म्यूकोजल इंजरी होती है, फिर हीलिंग प्रोसेस होता है, फिर इरेगुलर म्यूकोजा बनता है और फिर सूडोपोलिप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये दोनों जो है ना, म्यूकोजल और सब म्यूकोजल, ये बिल्कुल स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनके अंदर जो म्यूकोजा वो भी नॉर्मल होता है, बस इसकी कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इतनी खास नहीं होती, ठीक है ना। लाइपोमास, लियोमास, फाइब्रोमास, लीजन्स वगैरह, ये जितने भी पॉलिप्स होते हैं ना, ये म्यूकोजा के जो है वो नीचे वाली लेयर में होते हैं सब म्यूकोजा में, ठीक है ना, तो वहाँ से डेवलप होते हैं। लेकिन खैर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर जो इंपॉर्टेंट है वो है थोड़ा बहुत ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट जो एडिनोमेटस पॉलिप्स या सीरेटेड पॉलिप्स हैं। मैलिग्नेंट का मतलब यही है कि आपके जो कैंसरस होते हैं, और मोस्ट कॉमनली आपके एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि न्यूप्लास्टिक विया क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे विद म्यूटेशन एपीसी एंड क्रास। अब न्यूप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जो ट्रू ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि जिनमें आपका कोलोन कैंसर बनने का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है, यानी कि कैंसरस ट्यूमर है। क्रोमोसोमल इनएबिलिटी पाथवे का मतलब ये होता है विद एपीसी एंड कैरस म्यूटेशन के कैंसर की जो डेवलपमेंट के क्लासिक सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एपीसी की पहले म्यूटेशन होती है, फिर उसके बाद केआरएस म्यूटेशन, फिर उसके बाद डिस्प्लेजिया, और उसके बाद आपका कार्सिनोमा। क्लियर? एक मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सा होता है वो कहता है कि ये आपका एक क्लासिकल जो सा वो सीक्वेंस होता है, और इसे कहते हैं एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। अच्छा, नेक्स्ट इसको मैं चाहिए होगी, अच्छा जी। नेक्स्ट वो कहता है कि इसके अंदर जो ट्यूबुलर हिस्टोलॉजी हैज़ लेस मैलिग्नेंट पोटेंशियल देन विलस, यानी कि जो इसके अंदर कैंसर का रिस्क डिसऑर्डर है वो क्या होता है? मतलब कि पहले विलस के अंदर ज़्यादा है, फिर ट्यूबलोविलस, फिर उसके बाद ट्यूबुलर, यानी कि पहले विलस है ना, ठीक है, ट्यूबलोविलस, फिर आपका आ जाता है ट्यूबुलर, यानी कि इस मोशन में चलना है आपने कि पहले विलस के अंदर ज़्यादा होता है, फिर ट्यूबलोविलस, फिर विलस के अंदर। तो विलस जो सा होता है उसके अंदर हाईएस्ट कैंसर रिस्क के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है हैज़ इंटरप्रेटेड मैलिग्नेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक में प्रेजेंट विद ऑकल्ट ब्लीडिंग, यानी पेशेंट को ऐसा सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हिडन ब्लड जो सा होता है ना वो स्टूल के अंदर आ रहा होता है। और जब हिडन ब्लड जो सा अगर आ रहा हो ना, अगर क्या हो, हिडन ब्लड जो सा अगर आ रहा है ना, तो आपने कहीं ना कहीं जब उसके सीबीसी वगैरह करवाते हैं तो उसका एचबी जो सा होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम। और जब आप इसको रूल आउट करते हैं तो आपको पता चलता है इट इज़ अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हिडन ब्लड। सीरेटेड पॉलिप्स क्या होते हैं? न्यूप्लास्टिक, सेम वही, ये भी प्री कैंसरस पॉलिप्स होते हैं, करेक्टराइज्ड बाय सीपीजी आइलैंड मिथाइलेटर फिनोटाइप which is followed by a guanine linked with phosphodiester bond detect में since non-match repair gene MLH1 expression। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डीएनए की जो सीपीजी रीजन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए है और ये आपका एक रीजन है, फॉर एग्जांपल ये आपका रीजन है जिसे हम कह देते हैं CPJ जी। इस रीजन पे एबनॉर्मल मिथाइलेशन होती है, मतलब एबनॉर्मल मिथाइलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से ये जो जीन होता है ये क्या हो जाता है? एक्टिव, सॉरी, पहले एक्टिवेट होता है, जो म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये जो सी आपकी मिथाइलेशन है ये सीपीजी की जो रीजन है उसे इनएक्टिवेट कर देती है। इनएक्टिवेट से आपका जो MLH1 जीन है जो डीएनए रिपेयर करता है, अब ये अगर MLH1 जीन जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये साइलेंट हो जाए तो उसकी वजह से जो डीएनए का एरर है वो एरर्स जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? अकामुलेट। अब जब वो अकामुलेट होना स्टार्ट होंगे यहाँ पे ऐसे करके, जब वो अकामुलेट होना स्टार्ट होंगे तो उसकी वजह से आपको क्या स्टेज नजर आएगी? कैंसर स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है म्यूटेशन लीड टू माइक्रोस्टिलेट इनएबिलिटी एंड म्यूटेशन इन DRF, यानी कि जो मिसमैच जो रिपेयर है उसका डिफेक्ट की वजह से जो सी माइक्रोस्टिलेट जो इनएबिलिटी है वो डेवलप होती है, और जो BRF म्यूटेशन है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि आपको 60 टूथ पैटर्न मिलता है बायोप्सी के ऊपर,
यानी कि जब भी माइक्रोस्कोप जो है वो आपके कोलोन के अंदर जो ग्लैंड्स का जो पैटर्न होता है ना वो जिगजैग या साटूथ जैसा होता है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर कौन सा मिलता है, साटूथ पैटर्न ऑफ क्रिप्स। वो कहता है अप टू 20% ऑफ केस ऑफ स्पोरेडिक CRC कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, यानी कि इसमें 20% जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं जो सीरेटेड पाथवे से डेवलप होते हैं, यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर में आपके सीरेटेड पोलिप्स 20% रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर आपने सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो CpG है वो जब आपके मिथाइलेटर फिनोटाइप आता है तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा जो MLH1 होते हैं वो आपकी जो सब लिंक्ड होते हैं, वो एक तो आपकी जो है ना वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन कंडीशंस को जो होता है वो जो बढ़ता जाता है उसकी वजह से आपको कैंसर स्टेज देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको BRF म्यूटेशन देखने को मिलती है और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर 20% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोलिपोसिस सिंड्रोम। ये समटाइम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका जो फेमिलियल एडेनोमेटिस पोलिपोसिस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका पोलिपोसिस सिंड्रोम है इसमें पहला आ जाता है फेमिलियल। इसके अंदर क्या है उस वो लिखता है कि इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑफ APC ट्यूमर जीन सप्रेसर जीन ऑन क्रोमोसोम 5q21 एंड 22 टू हिट्स हाइपोथेसिस, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन ऐसी होती है जो इनहेरिटेंस पैटर्न क्रिएट करती है। इसके अंदर आपकी APC जो ट्यूमर सप्रेसर है वो जीन जो सा होता है वो आपका कौन सा होता है, APC ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब इसके अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ जो पोलिपोसिस होते हैं वो अराइज करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। अब जो टीनेज ईयर्स होती है ना उसके बाद जो कोलोन होता है ना उसमें हंड्रेड्स ऑफ जो सा वो पोलिपोसिस होते हैं विच मीन लीड्स टू थाउजेंड्स, और वहाँ क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, पोलिपोसिस जो सा होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे आप टीनेज ईयर्स के बाद। वो कहता है पैन क्लोनिक ऑलवेज इन्वॉल्व रेक्टम, यानी कि जो पूरी कोलोन होती है वो तो अफेक्ट होती है लेकिन जो रेक्टम है वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है आपका। इन कंडीशन में फेमिलियल एडिनोमेटिस जो इनहेरिटेंस है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, इसके अंदर आपका रेक्टम हमेशा इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट वो कहता है कि इट इज़ 100% प्रोग्रेसिव टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, यानी कि अगर कोलोन रिमूव ना किया जाए तो उसमें अगर फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है तो उसमें फिर हर पेशेंट में कैंसर डेवलप होता है अगर इस चीज़ को रिमूव ना किया तो इसमें हम प्रोफिलैक्टिक कोलेक्टोमी करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम क्या होता है, फैप प्लस ओसियस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, यानी कि इस सिंड्रोम में आपका गार्डनर सिंड्रोम में जो कोलोन के पॉलिप्स हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ट्यूमर होते हैं। उन ट्यूमर्स में कौन कौन से होते हैं, स्कल का ट्यूमर और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, यानी कि जिसे कहते हैं स्कल ऑस्टियोमास और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स विच इज मैंडिबल। इसमें आपकी जो पेशेंट होता है उसकी जो आई फंडस है ना, आपने सिर्फ याद रखना है जो उसकी आई फंडस है उसमें डार्क रेटिनल स्पॉट्स देखते हैं हम। क्या देखते हैं हम, डार्क रेटिनल स्पॉट्स। आइज के अंदर डार्क रेटिनल स्पॉट्स देखते हैं, डार्क रेटिनल स्पॉट्स। क्लियर। इसके अलावा वो भी यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करता है सुपर न्यूमरी टीथ। इसमें ये होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा पेशेंट के अंदर, गार्डनर सिंड्रोम में नॉर्मल से ज़्यादा पेशेंट के अंदर जो टीथ है वो डेवलप हो जाती हैं। बस आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने ये याद रखनी है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए विच इज़ स्कल ऑस्टियोमास या सॉफ्ट टिश्यूज का उन्हें ट्यूमर हो एंड इन आइज देयर इज अ फाइंडिंग ऑफ डार्क रेटिनल स्पॉट्स, इट कुड बी द फाइंडिंग्स ऑफ गार्डनर सिंड्रोम। फिर आ जाता है टर्कॉट सिंड्रोम। टर्कॉट सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली आप सर्जरी के अंदर बेहतर पढ़ सकते हैं। सेम फैप और लिन सिंड्रोम हम आगे पढ़ेंगे। मैलिग्नेंट CNS ट्यूमर विच इज मेडुलोब्लास्टोमा ग्लियोमा। इसमें क्या होता है कि जो कोलोन के पॉलिप्स होते हैं उसके साथ साथ आपको कौन सा ट्यूमर हो रहा है, प्लस ब्रेन ट्यूमर। कोलोन के जितने भी ट्यूमर है उसमें आपको फाप पॉजिटिव ही मिलेगा। इसमें क्या मिल रहा है, आपके ब्रेन के जो से ट्यूमर है वो आपको क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी कि आपको ब्रेन का ट्यूमर भी होगा। पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ कोलोन पॉलिप्स विद ब्रेन ट्यूमर, राइट, अदर मेडुलोब्लास्टोमा ग्लियोमा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने याद रखना है कि इट कुड बी द टर्कॉट सिंड्रोम। टर्कॉट का मतलब क्या होता है, टर्बान मतलब बान यानी ब्रेन, टर्बान ब्रेन, इस तरीके से आपने याद रखना है। अच्छा, फिर आ जाता है पुर्स जैगर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि विच इज़ द हेमाटोमेटस पोलिप्स। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपके जो अगर हेमाटोमेटस पोलिप्स सिंगल होते हैं थ्रू आउट द GI ट्रैक्ट, बट अगर इसके साथ सिंड्रोमिक बीमारी आ जाए तो इट कुड बी लीड्स टू द मेजर पोलिपोसिस सिंड्रोम विच इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो पुर्स जैगर सिंड्रोम में क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम फीचर न्यूमरस हेमाटोमेटस पोलिप्स थ्रू आउट द GI ट्रैक्ट, यानी कि GI ट्रैक्ट के मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें पोलिपोसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इन दिस देयर इज अ फाइंडिंग्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूला ऑन लिप्स एंड माउथ। मैंने आपको बताया कि जो उनके लिप्स होंगे उनकी जो सराउंडिंग्स है वो क्या होंगी, ब्लू होंगी, यानी कि जो पेशेंट के लिप्स और माउथ पे ना डार्क स्पॉट हो जाते हैं ब्लू कलर के। आप अगर एक दफ़ा इमेज देख लेंगे गूगल से तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हैंड्स जेनिटेलिया।
ब्लू जो है वो स्पॉट्स होते हैं। देयर इज आल्सो द रिस्क ऑफ मल्टीपल कैंसर्स इंक्लूडिंग पैंक्रियाटिक, कोलोरेक्टल, स्टोमिक, स्मॉल बाउल, पैंक्रियाटिक। तो ये इसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट और जीआई कैंसर के जो से चांसेस हैं पोस्ट जैगर सिंड्रोम में ये ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाता है जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट पोस्ट जैगर भी इंपॉर्टेंट है, जुवेनाइल पॉलीपोसिस भी इंपॉर्टेंट है, और फैमिलियल एडेनोमेटस भी। जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम क्या होता है कि बच्चों के अंदर होता है लेस देन 5 ईयर्स। देखें, जब भी आप एमसीक्यूज हल करें ना, एक बात आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज हल करने में ना आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, एक तो एज वाइज और दूसरा आपको क्लिनिकल फाइंडिंग। अगर आपको ये आती है ना, तो आप जो आपको 3 घंटे मिलते हैं ना एनआरई के अंदर, 3 घंटे 20 मिनट, आप उन 3 घंटे 20 मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा इंप्रूव इस चीज़ से कर सकते हैं कि अगर आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स पता हो तो आप विद इन 10 सेकंड आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चे जो 5 साल से कम होते हैं, मोस्टली छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनमें होता है जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। सेम वही है कि इट इज आल्सो मल्टी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन फीचरिंग न्यूमरस हेमाटोमेटस पॉलिप्स इन कोलोन, स्टोमिक, स्मॉल बॉल एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। बात वही है कि जहाँ हेमाटोमेटस का नाम आया, आपने समझ जाना है कि पूरी जीआईटी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गन्स जो जीआईटी के आपके इंटेस्टाइन्स हैं, स्टोमिक है, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल बिनाइन हेमाटोमेटस जो है वो डेवलप होती हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म में जो कोलोन कैंसर है उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। फिर आ जाता है आपका म्यूटेड एसोसिएटेड पॉलीपोसिस सिंड्रोम। म्यूटेड एसोसिएटेड पॉलीपोसिस सिंड्रोम विच इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि इस सिंड्रोम के अंदर जो इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, यानी कि जो जनरली जो डीएनए है ना वो जो डैमेज है उसे रिपेयर करता है। क्या करता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ म्यूटेड जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रिपेयर। लेकिन म्यूटेशन के अंदर जो डीएनए का अगर एरर आ जाए तो वो अकोमुलेट हो जाता है। मैंने जो अभी आपको बताया MLH1 जो सी है वो उसकी वजह से क्या है, वो ठीक नहीं करता, वो डीएनए क्या करता है, डैमेज करता रहता है। उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जब वो चीज़ ठीक नहीं होती। ठीक है, तो जब वो ठीक नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कैंसर के चांसेस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे। एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा पॉलिप्स विच इज एडिनोमेटस एंड मे बी हाइपरप्लास्टिक और सीरेटेड। क्योंकि कैंसरस है, चाहे एडिनोमेटस है चाहे सीरेटेड है, वो दोनों ही आपके कैंसर ही हैं, कोलोरेक्टल कैंसर ही हैं। अब ये कहते हैं ऑल्सो सिवियर विद ड्यूडनल एडिनोमास, ओवरियन एंड ब्लैडर कैंसर। अगर आपको देखें दोनों की हिस्ट्री दी हुई है, अगर आपको मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर की तरफ अगर आपको कोई ना कोई वो कर रहा है तो उसके अंदर आपका पुट्स जैगर सिंड्रोम आता है। लेकिन अगर म्यूटेड एसोसिएटेड पॉलीपोसिस सिंड्रोम में बात की जाए तो ये आपका इन्वॉल्व कर रहा है आपका स्पेसिफिकली ओवरियन कैंसर या ब्लैडर कैंसर्स को। ठीक है, तो इस सिंड्रोम में जो उनसे कोलोरेक्टल कैंसर या ड्यूडनल एडिनोमास, ओवरियन, ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो सा टॉपिक है वो आपको कोलोरेक्टल है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सर्जरी एज वेल एज पैथोलॉजी। अच्छा, लिंच सिंड्रोम एक ना जेनेटिक कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम है जिसमें जो कोलोन कैंसर होता है वो डेवलप होता है विदाउट थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स। दैट्स वाई जो नाम है वो इसलिए दिया जाता है हेरिडेटरी, यानी कि फैमिली में पास होता है, थ्रू आउट द फैमिली। एंड इट इज़ नॉन पॉलीपोसिस, यानी कि पॉलीपोसिस यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिप्स नहीं होते। क्लियर, बहुत ज़्यादा पॉलिप्स नहीं होते। नेक्स्ट वो कहता है कि इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन MLH1। ये तो मैंने भी आपको ऊपर बताया है कि इट इज़ अ इनहेरिटेंस पैटर्न, यानी कि मतलब अगर एक पेरेंट्स में म्यूटेशन हो तो जो बच्चे के अंदर जो चाइल्ड है उसके अंदर चांसेस होना एटलीस्ट 50% हो सकती है। अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो चाइल्ड में कितने चांसेस है, 50%। यानी कि अगर डीएनए रिपेयर जीन जो नॉर्मली डीएनए की रेप्लिकेशन एरर को रिपेयर करता है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाए तो वो एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एरर्स आएंगे तो उसकी वजह से आपको म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से कैंसर रिस्क है। MLH1 या MSH2 का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट मिसमैच रिपेयर जीन होते हैं। अगर रिपेयर ना हो डीएनए की, जो कि ये जीन्स करते हैं, MLH1, MSH2, MSH6 आई थिंक ये भी इन्वॉल्व होता है। तो ये नॉर्मली डीएनए की रेप्लिकेशन की मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो उसकी वजह से आपको म्यूटेशन देखने को मिलती है। वे सब्सिक्वेंट माइक्रोस्टीलेट इंस्टेबिलिटी, यानी कि माइक्रोस्टीलेट का मतलब ये होता है कि डीएनए की शॉर्ट रेपिटेटिव सीक्वेंस, मतलब बनते जाना। मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट का पहले होता है मिसमैच आपका, ठीक है, उसके बाद आपकी रेप्लिकेशन के एरर स्टार्ट होने जाते हैं। ठीक है, वो रेप्लिकेशन एरर जो है वो रिपेयर नहीं होते। ठीक है, पहले आपका क्या है, मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रेप्लिकेशन एरर। ठीक है ना, उसके बाद जो आपका डीएनए है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल जाती है, माइक्रो स्टेलेट इंस्टेबिलिटी। क्लियर।
और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से जो कैंसर म्यूटेशन को जो सा ये क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट वो कहता है 80% प्रोग्रेस टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, प्रॉक्सिमल कोलोन आर ऑलवेज इन्वॉल्व। लेन सिंड्रोम में जो पेशेंट होते हैं वो लाइफ टाइम कोलोरेक्टल कैंसर इसमें होता है, उसमें 80% होता है, इसलिए इसमें अर्ली स्क्रीनिंग वगैरह या इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। प्रॉक्सिमल कोलोन जो सा होता है मोस्टली राइट साइडेड कोलोन जो सा होता है, वो राइट साइडेड जो कोलोन होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और उसके अंदर एरियाज़ कौन से आते हैं आपके, सीकम हो सकता है, आपका सीकम है, और इसके अलावा आपका असेंडिंग कोलोन है। शायद पेंसिल ना ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या मसला है। तो अगर पूछा जाए कि इन लिंस सिंड्रोम, अगर पेशेंट आपके पास ऐसे प्रेजेंट हो कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, उसको उसके अंदर MLH1 की म्यूटेशन है, प्रॉक्सिमल कोलोन इन्वॉल्व है, प्रॉक्सिमल कोलोन के कौन सा मतलब कौन सी साइड है विच इज़ राइट साइडेड, और कौन से एरियाज़ हैं, तो आपने बताना है कि एरियाज़ में क्या होता है, एक असेंडिंग कोलोन और एक सीकम, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। एसोसिएट करता है विद एंडोमेट्रियल, ओवरियन एंड स्किन कैंसर, यानी कि जो लिंस सिंड्रोम होता है वो सिर्फ कोलोन कैंसर तक नहीं होता। अब जब कैंसर बढ़ जाता है तो वो फिर जब कैंसर है तो सारी बात उसने म्यूटेशन तो करनी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लोनिक फीचर्स के अंदर वो आपको क्या देता है, ओवरियन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, UTI कैंसर, स्किन ट्यूमर्स वगैरह। तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए। COS का मतलब क्या है आपका, C से कोलोन, E से एंडोमेट्रियम, O से ओवरी और S से स्किन। क्लियर। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सर्जरी पे, अब NRE में आए या ना आए, बट अकॉर्डिंग टू USMLE इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एपिडेमियोलॉजी में क्या है, मोस्ट पेशेंट मोर देन 50 years old, 25% हैव फैमिली हिस्ट्री। कोलोन कैंसर जो सा होता है वो मोस्टली एक तो ओल्डर एज की डिजीज़ है, क्लियर, और रिस्क जो सा वो एज के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। ये तो सबको पता है कि अगर मोर देन अगर 50-60 के होना पेशेंट, तो कोई भी कैंसरस पे जो हॉस्पिटल है वो नहीं लेता पेशेंट्स को, क्योंकि उसके अंदर जो उस तरीके से इम्यूनिटी होती है, वो पावर होती है, वो नहीं होती टू सर्वाइव। इसके लिए इसके अंदर जो DNA म्यूटेशन है वो अकोमुलेट करती रहती है ओवर टाइम। नेक्स्ट वो कहता है एडिनोमेटिस और सीरेटेड पॉलिप्स, फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम, IBD, टोबैको यूज, डाइट ऑफ पर्सिस्टेंट मीट विद लो फाइबर, रिस्क फैक्टर्स में, यानी कि 25% आपकी क्या होती है इसके अंदर, फैमिली हिस्ट्री होती है। अब एडिनोमेटिव या सीरेटेड पॉलिप्स अब कैंसर है, राइट, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रिकर्सर्स। कोलोन कैंसर के जो मोस्ट कॉमन प्रिकर्सर्स आपके क्या है, एडिनोमेटिव्स और सीरेटेड। एडिनोमेटिव्स में क्या है, एडिनोमा, डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा, ठीक है। और आपका फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम में क्या है कि आपका जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया फैप जिसमें कोई ज़्यादा पॉलीपोसिस नहीं होते, विच इज़ अ फेमिलियल एडिनोमेटिस पॉलिप्स या लिंस सिंड्रोम, उसके अंदर जो कैंसर है वो अर्ली एज में डेवलप हो जाता है। IBD आपको पता है कि विच इज़ इन्वॉल्व अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज़, फिर क्रोन्स डिजीज़ आपकी ट्रांसम्यूरल होती है, सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर देती है। अल्सरेटिव ज़्यादा कैंसरस होता है जिसमें आपका म्यूकोसा सबम्यूकोसा इन्वॉल्व हो रहता है। तो IBD के अंदर वो ये कहता है कि आपकी जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस जो करता है, वो आपका पहले जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो आपका पहले DNA को डैमेज करता है, ठीक है। जब DNA डैमेज होता है तो उसके बाद आपका डिस्प्लेजिया होना स्टार्ट हो जाता है, और डिस्प्लेजिया के बाद आपकी कार्सिनोमा के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। टोबैको यूज़ से क्या कैसे हो सकता है, टोबैको यूज़ से क्या आपकी जो कार्सिनोजेंस होते हैं, बेसिकली जो आपके कार्सिनोजेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस जो से होते हैं वो कार्सिनोजेंस आपके जो DNA है उसको जो है वो डैमेज करना स्टार्ट होते हैं। सारी गेम है DNA की है। जब DNA को डैमेज करते हैं तो जो क्लोन के रिस्क चांसेस हैं वहाँ पे एरर जब आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो कैंसर रिस्क है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब डाइट में वो कहता है डाइट ऑफ प्रोसेस्ड मीट एंड लो फाइबर्स, का मतलब ये है कि जब आपकी रेड मीट, लो फाइबर डाइट जब जाती है स्टूल या कोलोन में, तो वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहती है, स्टे करती है, इधर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हो सकती है। तो उसकी वजह से जो कार्सिनोजेंस होते हैं म्यूकोसा के, वो उनको क्या करना स्टार्ट करती है, डैमेज, जिसकी वजह से कैंसर इस चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हाई फाइबर डाइट जो है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन, हाउ द पेशेंट प्रेजेंट, रेक्टोसिग्माइड मोर देन असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि आपकी जो कोलोन कैंसर की मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो आपकी क्या होती है, रेक्टोसिग्माइड पहले नंबर पे, फिर असेंडिंग कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, एंड मोस्ट आर एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि अर्ली स्टेज के अंदर जो पेशेंट उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो आपको पता चल जाता है यार आपको तो कैंसर है। समटाइम हम कोई अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, शायद हम पेंक्रियाज का करवाने जाएँ तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये तो इसका ना बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है, ये बाइल डक्ट में स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर बड़े मैन्यूट से जो से 10 mm के जो से वो स्टोन्स पड़े, ठीक है। तो इसको कहते हैं हमने स्क्रीनिंग करवानी होती है। राइट साइडेड मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, आपके सीकम और असेंडिंग कोलोन, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट साइडेड कोलोन एसोसिएटेड विद ऑकल्ट ब्लीडिंग। अब राइट साइडेड कोलोन का जब कैंसर होता है तो स्लोली ब्लीडिंग करते रहते हैं, तो स्टूल में जो है ना वो विजिबल जो है वो ब्लड आपको शो होता है, और ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जब हम करवाते हैं तो वो क्या मिलता है, स्टूल का वो पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइडेड में रेक्टोसिग्माइड एसोसिएटेड विद हेमाटोकीजिया चीज़िया एंड ऑब्स्ट्रक्शन,
यानी कि एक्सटेंडेड जो असेंडिंग का मतलब ये होता है लेफ़्ट साइडेड जो आपकी साइड है वो इन्वॉल्व होती है, जिसका आपका रेक्टम सिग्मोइड वो होता है। और हेमेटोचीजिया और एंड ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपको लेफ़्ट साइडेड के ऊपर जो ब्लड है वो जो सा वो आपको फ्रेश जो सा वो ब्लड देखने को मिल रहा होता है। और समटाइम जो सा वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है बिकॉज ऑफ नैरो ल्यूमन ड्यू टू डिक्रीज स्टूल कैलिबर, यानी कि जो स्टूल है उसकी वजह से, उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ल्यूमन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। और उसकी वजह से जो आपका एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और स्टूल जो सा वो पास नहीं होता। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो आपके जो चांसेस होते हैं डायलेशन के वो क्या हो जाते हैं ज़्यादा, और उसकी वजह से ऑलरेडी आपको क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होना ऑलरेडी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वो कहता है असेंडिंग विच इज़ एक्सोफाइटिक मास्क आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वेट लॉस। असेंडिंगली इसका मतलब ये होता है कि राइट कोलोन का जो ट्यूमर होता है ना वो आपका आउटवर्ड ग्रो कर रहा होता है। एक्सोफाइटिक मास का मतलब ये होता है आउटवर्ड ग्रो करना, आउटवर्ड ग्रो, इसका मतलब होता है आपका आउटवर्ड ग्रो करना, ठीक है। एंड इसलिए जो सा वो ल्यूमन है वो क्या होता है तब इसमें जो ब्लॉक नहीं होता। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्रोनिक स्लो ब्लीडिंग विच में लीड्स टू आयरन लॉस। और जब आप एचबी या सीबीसी आप देखते हैं और उसके अंदर एचबी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है डिसेंडिंग वेट लॉस के। आपको पता होगा कि मानव जो कैंसर के मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर देता है, और एपेटाइट जो है वो रिड्यूस करता है विच में लीड्स टू द वेट लॉस। लेफ्ट डिसेंडिंग इंक्लूड टू द इन्फ्लेटिंग मास, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलिकीपीन एंड हिमेटोचीजिया। अगर डिसेंडिंग इन्वॉल्व हो रही है आपकी तो उसके अंदर आपका क्या होगा, विच इज़ जो लेफ्ट कोलोन है उसके अंदर जो कैंसर है वो क्या होता है, यूजुअली इन्फिल्ट्रेट ग्रोथ पैटर्न शो करता है, इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न। और इसके अंदर आपकी क्या हो रही होती है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जो ल्यूमन है वो नैरो होने की वजह से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और उसी की वजह से आपको कोली की पेन होती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इंटेस्टाइन है उसका वो क्या करता है, स्पाज्म, और उसकी वजह से आपको इंटरमिटेंट क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन जो सा आता है वो होता है, जिसको हम कोली की पेन भी कहते हैं। हिमेटोचीजिया वही कि आपको जो सा है वो फ्रेश जो सा आता है वो ब्लड मिल रहा होता है स्टूल के अंदर। कैन प्रेजेंट विद एस बोविस एंड बैक्टीरियम एंडोकार्डाइटिस एंड एपिसोड ऑफ डिवर्टिकुलाइटिस, यानी अगर पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस बैक्टीरियम अगर मिलते हैं कोलोन कैंसर के अंदर तो उनको हमने बल्कि सर्च करना, हमें देखना होता है, ठीक है ना। एंड कैन प्रेजेंट डायबिटिक इन पेशेंट, जी जो पेशेंट्स होते हैं कोलोरेक्टल के, कभी कभी जो सा होता है वो डायबिटिक्लोसिस जैसा पेन भी हो रहा होता है, जो इन्फ्लामेशन को जो सा वो मिमिक कर रहे होते हैं, एंड विच में कुड बी प्रेजेंट विद डायबिटिकुलाइटिस। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन मेल्स which is more than 50 years old post-menopausal female raises the suspicion, यानी कि ओल्डर मैन या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होती है विच में लीड्स टू कोलोन कैंसर अनटिल प्रूवन अदरवाइज। जो एवरेज रिस्क है इन पेशेंट्स के अंदर वो है एट द एज ऑफ 45 विद क्लोनोस्कोपी। पॉलिप सीन अल्टरनेटिव इंक्लूड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, फीकल ऑकल्ट ब्लड ब्लीडिंग, फीकल इम्यूनो केमिकल टेस्टिंग, फिट फीकल डीएनए, सिटी कोलेंजियोग्राफी। यानी कि करंट गाइडलाइंस के जो मुताबिक जो एवरेज पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, 45 ईयर से आगे की तरफ होती है। जब हम कोलोनोस्कोपी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कैंसर देखने को मिलता है। अगर कोलोनोस्कोपी ना हो, अगर वो कहता है अल्टरनेटिव इंक्लूड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, मतलब कि कोलोनोस्कोपी के अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी कर सकते हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं जिसको हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे थे कि आपको ब्लड मिलता है फ्रेश। आप फिट करवा सकते हैं विच इज़ फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, फीटल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग के साथ साथ आप डीएनए की टेस्टिंग करवा सकते हैं और सिटी कोलोंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं। ये आपके अल्टरनेटिव होते हैं अगर कोलोनोस्कोपी पॉसिबल होने। लेकिन फर्स्ट अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी क्या होती है, विच इज़ कोलोनोस्कोपी। Patient with first degree relative has a colon cancer, screen at age 40 with colonoscopy or 10 year prior to the relative presentation। अगर पेशेंट या सिबलिंग्स को कोलोन कैंसर है तो आपको 40 साल में मतलब अगर आपकी एज 40 है तो उससे पहले अगर आपको है ना, अगर 40 ईयर्स में है या 10 ईयर्स उससे पहले अगर डायग्नोज हो चुका है तो आपको स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मतलब इन पेशेंट में हो जाता है। पेशेंट विद डायबिटीज स्क्रीन 8 ईयर्स, यानी कि जो पेशेंट है विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव तो उसमें एज 40 या 10 साल से पहले जो से आपको डायग्नोज करवाना है, जो डायग्नोज होते हैं। आईबीडी पेशेंट जो होते हैं वो 8 साल के अंदर यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर उन्हें स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। मतलब डिजीज़ के होने के बाद 8 साल बाद उसको स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए कि कैंसर तो नहीं हो गया। हमारे पास भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की मैंने आपको इमेज चीज़ दिखाई थी, पेशेंट्स आते हैं तो इसलिए उन्हें 8 साल बाद स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। एप्पल कोर लीजन्स सीन ऑन बेरियम एनीमा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा,
कि जो बैरियम एक्सरे है उसके ऊपर जो कोलोन कैंसर उसका क्लासिकल अपीयरेंस क्या होता है। अब ल्यूमन जो होता है वो आगे से ऐसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका नैरो हो जाता है और यहाँ पे ऐसे नज़र आता है। तो ऐसे नज़र आता है कि जैसे आपका जो खाया हुआ सेब नहीं होता। तो ल्यूमन जो सेंटर है उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका जो ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें नज़र आता है एप्पल कोर लियन। सी ए ट्यूमर मार्कर गुड फॉर मॉनिटरिंग रिकरेंस शुड नॉट बी यूज फॉर स्क्रीनिंग। जो सी है विच इज़ कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जैसे अल्फा प्रोटीन किसका है आपका SCC का, तो इसी तरीके से इसका जो मार्कर है वो क्या है आपका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का, वो है आपका CEA। क्लियर। इसके अंदर ब्लड मार्कर क्या शो कर रहा होता है, विच इज़ अ ट्यूमर मार्कर के कैंसर है। करते क्यों है कि ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग में भी कर सकते हैं या रीअकरेंस की डिटेक्शन में भी हम कर सकते हैं। नॉट फॉर स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो सेंसिटिविटी होती है वो इसकी क्या होती है, बहुत लो होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। जब हम इनके MCQs डिस्कस करेंगे ना कोलोरेक्टल कार्सिनोमास के या ऊपर जितनी भी कंडीशन है, फिर आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर में क्या कहता है, क्रोमोसोमल इनएबिलिटी पाथवे म्यूटेशन इन APC काज फैब फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस मोस्ट स्प्रेडिक ऑफ CRC कोलोरेक्टल कार्सिनोमा विया एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। यानी कि जब भी आपकी APC की म्यूटेशन होती है उसकी वजह से जो आपका ट्यूमर सप्रेशन जीन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आपकी APC की म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से आपके क्या हो जाते हैं, ट्यूमर सप्रेशन जीन ख़त्म। और ये म्यूटेशन आपकी कौन सी होती है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस या स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। नेक्स्ट वो कहता है कि लेफ्ट साइडेड कॉमनली लेफ्ट साइडेड विया एडिनो कार्सिनोमा सीक्वेंस, यानी कि आपके जो लेफ्ट साइडेड कैंसर्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस क्या होता है कि जब भी आपकी APC की म्यूटेशन होती है उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपका एडिनोमा। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एडिनोमा। एडिनोमा की वजह से आपकी दो म्यूटेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, एक KRS म्यूटेशन, एक आपकी P53 म्यूटेशन। P53 म्यूटेशन KRS के बाद कौन सी होती है, P53। उसके बाद आपके जाके जो सा वो कार्सिनोजेंस जो सा वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो मिसमैच रिपेयर म्यूटेशन होती है वो मतलब आपकी जो जीन्स हैं जो मिसमैच हैं उनको जिन्होंने ठीक करना है, मैच करना है, वो आपके डिफेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से DNA जो एरर्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके ऐसे अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो DNA के एरर्स हैं, DNA एरर्स, ये आपके अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। म्यूटेशन और मिथाइलेशन और मिसमैच रिपेयर मैंने अभी आपको MLH1 का ऊपर बताया, काज लिन सिंड्रोम और सम स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा वी हैव सिलेटेड पॉली पाथवे। अब इस पाथवे के अंदर जो है वो हेरिडेटरी रोल प्ले करता है विच इज़ लिन सिंड्रोम एंड स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा विया सिलेटेड पॉलीप का मतलब यह है कि स्पोरेडिक कैंसर जो होते हैं वो जो सिलेटेड पॉलिप्स हैं नॉट अ मैक्सिमम न्यूमरस, वहाँ से जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं वो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ COX-2 हैज़ बीन लिंक्ड टू कोलोरेक्टल कार्सिनोमास एंड एड्स मे बी कीमो प्रिवेंटिव। जो COX-2 इंजाइम है वो इन्फ्लामेशन और जो ट्यूमर ग्रोथ है उसको क्या कर रहा होता है, जो COX-2 है वो आपकी जो इन्फ्लामेशन है और ट्यूमर ग्रोथ है उसको क्या कर रहा होता है, ज़्यादा कर रहा होता है। तो क्लोन कैंसर के अंदर जो COX-2 की एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। NSAID जैसे एस्पायरिन आप यूज़ करते हैं, एस्पायरिन आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली आपका COX-2 होता है ना, सेम वही बात आ गई। तो COX-2 क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं, इसलिए जो ड्रग्स हैं वो भी क्लोन जो कैंसर है उसके रिस्क है वो क्या कर रहे होता है, रिड्यूस। NSAID में भी कीमो प्रिवेंटिव यानी कि वो उसको कम कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको पता होगा कि लिन सिंड्रोम में, आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, लिन सिंड्रोम में पेशेंट कैसे आएगा। एक तो AD का जो मिसमैच रिपेयर म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, इसकी वजह से आपको माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी जो होता है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपको राइट क्लोन कैंसर जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमास के अंदर जो रिस्क फैक्टर आपने इंपॉर्टेंट याद रखने वो एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, फैप है और लिंच है। IBD के साथ आ सकता है कि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस थी बहुत साल पहले, 10 साल पहले, और अब उसको जो है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होने चांसेस हैं। या पेशेंट विद रेड मीट ईट डाइट विद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। राइट कोलोन कैंसर के अंदर आपको क्या इन्वॉल्व हो रहा होता है, आपका ऑकल्ट ब्लीडिंग विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। राइट कोलोन कैंसर के अंदर आपके ऑब्स्ट्रक्शन या हेमेटोचीज़िया आ रहा होता है।
स्क्रीनिंग में आप क्या करवा रहे हैं, कोलोनोस्कोपी 45 साल के बाद आपने एक दफ़ा लाजमी अपनी स्क्रीनिंग करवानी होती है। मॉलिक्यूलर पाथवे में आपने सिर्फ ये याद रखना है, इसमें 2 चीज़ें आपकी डैमेज होती हैं, एक APC जीन एडिनोमा कार्सिनोमा पाथवे और एक आपकी मैक्रोस्टीलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे। ठीक है, ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। So this is of it for today about your polyposis and colorectal carcinoma. Next हम पढ़ेंगे cirrhosis and बट क्यारी। Thank you.